मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसको बचपन ही से समंदर बहुत ज्यादा पसंद था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिया को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो गई थी और अब मिया के फादर की वजह से उन्हें एक नई जगह पर मूव करना पड़ता है और मिया के फादर उसको एक न्यू स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। और अब ये चीज मिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वो एक शाय लड़की थी और उसे फ्रेंड्स बनाना बहुत ही मुश्किल लगता था और अब उसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील होता है, इसीलिए वो कुछ नए फ्रेंड बनाने का सोचती है। और अब मिया अपने स्कूल में एक ग्रुप के पास जाती है उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन वो लोग मिया से फ्रेंडशिप तो नहीं करते, उल्टा उसका मजाक बनाते हैं और ये चीज मिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। और फिर जब मिया घर आती है तो उसकी मॉम उससे स्कूल के बारे में पूछती है। मिया इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करती है और अपनी मॉम को धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की चेंजिंग हो रही थी और अब मिया इस अजीब बिहेवियर को खुद भी नहीं समझ पा रही थी। और इसी तरह एक रात वो किचन में जाती है और पानी में बहुत ज्यादा नमक मिलाकर पी जाती है और ये बात काफी अजीब थी। और फिर अगले दिन मिया फिर से स्कूल जाकर उस ग्रुप से बात करने की कोशिश करती है और अब उस ग्रुप की लीडर जियाना आ जाती है और मिया को अपने साथ घर ले जाने का कहती है और मिया भी जियाना की बात को मान लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। और अब जियाना के घर जाकर सभी लड़कियां अजीब सी बातें करने लगती हैं और ये सब बातें मिया के लिए बहुत ही ज्यादा नई थी, लेकिन अब उसे भी इन चीजों की आदत हो गई थी। और अब जियाना उनके साथ एक अजीब सी गेम खेलने के लिए कहती है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को उसका गला दबाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी कोई भी फ्रेंड इस बात को नहीं मानती। लेकिन मिया उसको कहती है कि मैं ऐसा करूंगी और जब मिया उसका गला दबाती है तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और जब जियाना थोड़ी देर बाद होश में आती है तो वो कहती है कि मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ और वो दूसरों को भी ये ट्राई करने के लिए कहती है। और फिर मिया कहती है कि मुझे भी ऐसा करना है और जब जियाना मिया का गला दबाती है तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश होती है तो वो समंदर की लहरों को देखती है और तभी मिया को होश आता है तो वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। और फिर जब मिया घर आती है तो वो फिश टैंक में मछलियों को देखने लगती है और मिया यहाँ पर बहुत ही अजीब हरकत करती है। वो कुछ मछलियों को निकालकर कच्चा ही खा जाती है और ये चीज थोड़ी ही देर बाद उसको बहुत अजीब लगती है और वो वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे मिया स्कूल जाती है और फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाकर जियाना का ग्रुप और मिया स्कूल को बंक कर देती हैं और शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। अब जियाना का ग्रुप मॉल के वॉशरूम में जाकर अजीब सी हरकतें करती हैं। वो वहाँ पर जाकर स्मोकिंग करती हैं और ड्रिंक भी करती हैं और तो और वो एक सुपरमार्केट से चीजों को भी चोरी करती हैं। और फिर जब सिक्योरिटी को उन पर शक होता है तो वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं और फिर वो लोग एक ब्रिज पर जाकर अजीब सी हरकतें करती हैं और मिया भी इनका साथ देती है। और अब मिया भी जियाना के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। और फिर एक दिन मिया शावर लेते हुए इस बात को नोटिस करती है कि उसके पाँव की दोनों उंगलियां जुड़ गई थी और मिया इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी मिया की मॉम आकर फिश टैंक में मिसिंग मछलियों के बारे में उससे पूछती है, लेकिन मिया अपनी मॉम से बिल्कुल झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मिया की मॉम उसको कहती है कि घर में सिर्फ तुम ही थी और तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इस चीज पर मिया की मॉम उसको स्लैप भी करती है जिसकी वजह से मिया बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपनी बॉडी में होने वाली चेंजिंग्स का अपनी मॉम को भी नहीं बताती। और फिर मिया स्कूल बंक कर खुद ही एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक बर्थ मार्क है। और डॉक्टर मिया को कहती है कि ये छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाएगा, लेकिन मिया डॉक्टर को बताती है कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये मेरे साथ कल ही हुआ है। और फिर जब डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करती है तो मिया वहाँ से उठकर वापस आ जाती है क्योंकि मिया ये नहीं चाहती थी कि इस चीज के बारे में सब लोगों को पता चल जाए। और फिर मिया खुद ही से एक दिन सुपरमार्केट जाकर वहाँ से सीजर खरीदती है और एक बैंडेज लेती है और खुद ही से उस सीजर से अपनी फिंगर्स को अलग कर देती है और बैंडेज कर लेती है। अब इन चीजों के बाद मिया को अपने पेरेंट्स पर शक हो रहा था कि शायद वो इनकी कोई अडॉप्टेड डॉटर है और अब इन मुश्किलात का सामना मिया को खुद ही अकेले करना पड़ रहा था। और अब मिया के पेरेंट्स भी उसके बिहेवियर को नोटिस कर रहे थे क्योंकि मिया खाना खाते वक्त किसी अजीब से जानवर की तरह खाना खा रही थी, जैसे कि वो काफी दिनों से भूखी हो। और ये चीज मिया के पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद मिया के अंदर कोई बचपना है। और अब मिया अपने फ्रेंड्स के साथ सारा टाइम स्पेंड करने लगी थी। और फिर मिया स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है, लेकिन मिया के फादर उसको ट्रिप पर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन मिया अपने फ्रेंड से नकली सिग्नेचर करवा कर ट्रिप पर चली जाती है और मिया ट्रिप पर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग
क्लीनिंग करती है और वहाँ पर जाकर उसको अजीब सा महसूस होता है। और फिर जब वो वॉशरूम जाकर चेक करती है तो उसके लेग्स पर काले रंग के निशान पड़ गए थे और मिया ये चीज देखकर काफी घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिया को फिर से समंदर के विजन्स आने लगते हैं और उसको समंदर की दोबारा से झलक दिखाई देती है, जहाँ वो देखती है कि वो समंदर में तैर रही है। और फिर जब मिया होश में आती है तो वो वहाँ पर वॉमिट करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड्स वॉशरूम में आ जाती हैं और वो जल्दी से अपने काले निशानों को छुपा लेती है। और जब मिया वापस घर आती है तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उन लोगों को मिया का झूठ पता चल चुका था। और फिर मिया अपने रूम में जाकर कपड़े उतार कर जमीन पर ही सो जाती है। और फिर जब मिया सुबह जागती है तो वो देखती है कि उसकी लेग्स पर से मछली जैसी स्किन उतर रही है। मिया उस मछली की स्किन को छुपा देती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। और स्कूल में एक टीचर मछली पर कुछ टेस्ट कर रही थी और मिया को उस मछली की स्मेल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तभी जब सब बच्चे और टीचर वहाँ से चले जाते हैं तो मिया उस मछली को उठाकर कच्चा ही खा जाती है। इसी दौरान क्लास की एक लड़की उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर मिया उस लड़की को धमकी देती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब मिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन खराब हो रही थी और मिया को इस बात की खुद ही समझ नहीं आ रही थी और वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी और अपनी बॉडी में होने वाली चेंजिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी। जब एक दिन मिया के पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं तो मिया भी तैयार होकर एक लेक पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स ड्रिंक कर पानी में खेल रहे थे। और मिया वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए जमीन पर ही लेट जाती है। और फिर उसको थोड़ी ही देर बाद हेल्प मी की आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि जियाना ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पानी में गिर गई थी। और मिया तभी उठकर पानी में कूद जाती है और जियाना को बचा लेती है। और जियाना यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिया को अपनी फ्रेंड समझती है। और फिर मिया घर आ जाती है। मिया घर आकर अपनी बॉडी पर अजीब से निशानों को देखती है जो कि एक मछली के गिल्स की तरह बन गए थे और उसकी लेग्स भी बिल्कुल काली हो गई थी। अब मिया बहुत ज्यादा ये देखकर रोने लगती है। इसके बाद जियाना मिया के घर आती है और वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मिया रोने लगती है और जियाना को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब मिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और यहाँ तक वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। और अब मिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हाथ काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि उसकी दोनों लेग्स एक मछली की तरह चेंज हो गई थी, यानी कि बिल्कुल जल परी की तरह। और अब मिया बहुत मुश्किल से क्रोलिंग करते हुए बाथ टब में चली जाती है और उस टब को बहुत ज्यादा पानी के साथ भर लेती है। इसके बाद उसको काफी सुकून मिलता है और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, जैसे उसकी सारी पेन अब जा चुकी हो और वो खुद को और ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती थी और वो अपने आप को एज अ जल परी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो कॉल कर जियाना अपनी फ्रेंड को घर पर बुलाती है और जब जियाना घर आती है तो वो इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जियाना मिया को खींचकर अपनी गाड़ी तक ले आती है और उसे बीच पर ले जाने लगती है। और अब वहाँ पर पहुंचकर मिया लास्ट टाइम अपनी मदर को कॉल करती है और उनको कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और उनसे सॉरी बोलती है। तो जियाना मिया से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। मिया जियाना को जवाब देती है कि मुझे अब किसी चीज का भी कोई डर नहीं है क्योंकि यही मेरी किस्मत है और समंदर मेरा घर है। इसके बाद मिया जियाना को एक गुड बाय हक करती है और उसको ना दुखी होने के लिए कहती है। और फिर मिया क्रोलिंग करते हुए समंदर की गहराइयों में चली जाती है और वो समंदर में तैरते हुए पूरी तरह से एक जल परी में बदल जाती है। आखिरकार उसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उसको एक अपना घर मिल गया था, जहाँ पर वो जाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी के साथ मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी केटी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि केटी का हस्बैंड उसको बगैर बताए कहीं पर चला गया था। और अब केटी अपने हस्बैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं था। और अब केटी एक एम्बेसी आई थी अपने हस्बैंड का पता लगवाने, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर उसे पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। केटी एम्बेसी ऑफिसर को बताती है कि वो और उसकी बेटी अकेली रहती हैं, इस वजह से उसने पुलिस में जाने का रिस्क नहीं लिया। तो एम्बेसी वाले उसको कहते हैं कि वो उसके हस्बैंड का पता जरूर लगाएंगे। दरअसल केटी एम्बेसी इसलिए आई थी क्योंकि वो 1 महीने के बाद अपने हस्बैंड के साथ स्पेन मूव करने वाली थी, लेकिन फिर उसका हस्बैंड अचानक ही गायब हो गया। अब केटी इस बात को समझ रही थी कि शायद उसका हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अकेला चला गया है। और अब कुछ मंथ्स गुजर गए थे, लेकिन केटी के हस्बैंड की कोई भी खबर नहीं आती। और अब हम यहाँ पर केटी की बेटी लीजा को देखते हैं। लीजा केटी को जगाने आती है ताकि उसकी मदर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाए, लेकिन केटी अपनी बेटी लीजा को कहती है कि उसका काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है
और ये बात सुनकर लीजा खुद से ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, लेकिन केटी उसको देखकर उठ जाती है और खुद ब्रेकफास्ट बनाती है। इसके बाद वो उसे स्कूल ड्रॉप करती है और कहती है कि वो उसे लेने आ जाएगी। इसके बाद केटी अपनी जॉब पर चली जाती है। वो एक केमिकल फैक्ट्री में जॉब करती थी। वहाँ पर वो एक नई एम्प्लॉय पैको को देखती है और अब केटी को पैको काफी अच्छा लगने लगा था और पैको को भी ये बात पता चल गई थी कि केटी उसको देखती है। और लंच टाइम ब्रेक के दौरान पैको केटी के पास जाता है और खुद को वो इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर जब केटी पैको के पास से आती है तो उसको पता चलता है कि उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने काफी ज्यादा टाइम पैको के पास गुजार दिया था। अब इसीलिए केटी लीजा के पास भी बहुत लेट पहुंचती है। इसके बाद जब दोनों घर पहुंचती हैं, तो केटी लीजा को सुलाने के लिए ले जाती है, लेकिन लीजा अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी। लेकिन वो इस बारे में अपनी मॉम को नहीं बताती और फिर नेक्स्ट डे भी यही रूटीन चलती रहती है। अब पैको केटी के पास आता है और उससे डेट के बारे में पूछता है। और उधर लीजा का कोई फंक्शन था जिसके लिए उसने प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन केटी लीजा को इग्नोर कर पैको के साथ डेट पर चली जाती है। और अब यहाँ पर पैको अपने बारे में सब कुछ बताता है और केटी भी अपने बारे में पैको को सब कुछ बता देती है कि उसका हस्बैंड काफी मंथ पहले उसको छोड़कर चला गया था। और पैको को अपनी बेटी लीजा के बारे में भी बताती है। इसके बाद पैको केटी के घर आ जाता है और वो वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर अगली सुबह केटी और पैको नाश्ता कर रहे थे और लीजा वहाँ पर आ जाती है। अब केटी लीजा को पैको से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन लीजा वहाँ से कुछ कहे बगैर चली जाती है। केटी लीजा के पास जाती है और उसको बताती है कि वो पैको के साथ न्यू लाइफ को स्टार्ट कर सकती हैं। और अब पैको और केटी दोनों साथ रहने लगे थे और वो सब लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। और केटी और पैको दोनों इसी तरह साथ फैक्ट्री जाते हैं और साथ ही वापस आते हैं। इसी तरह उनकी लाइफ गुजर रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मंथ बाद केटी को एक बेबी बॉय होता है और अब उस बेबी बॉय का नाम वो दोनों रिकी रखते हैं। और अब रिकी के आने के बाद केटी फैक्ट्री नहीं जाती और पैको इसी तरह उन सब का ख्याल रख रहा था। और अब केटी ने लॉटरी खेलना भी स्टार्ट कर दी थी। एक दिन पैको घर बहुत लेट आता है और केटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब पैको घर आता है तो केटी उससे पूछती है। पैको उसको बताता है कि वो रात भर रिकी के रोने की वजह से सो नहीं पाया, इसीलिए वो फैक्ट्री में ही सो गया। और अब केटी और पैको ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक एक दिन फैक्ट्री जाएंगे और जो घर पर रुकेगा वो रिकी का ख्याल रखेगा। और फिर इसी तरह एक दिन केटी फैक्ट्री जाती है और घर पर पैको रिकी का ख्याल रखता है। और फिर जब केटी फैक्ट्री से वापस आती है तो वो रिकी के कपड़े बदलवाने के लिए उसको ले जाती है। वो इसी दौरान रिकी की बैग पर कुछ निशान को नोटिस करती है और वो इस बारे में पैको से पूछती है, लेकिन वो उसको कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर एक दिन रिकी बहुत ज्यादा रो रहा था और केटी उसके बैग पर उसी निशान को नोटिस करती है जो कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। और अब केटी शायद ये सोचती है कि जब वो फैक्ट्री चली जाती है तो पैको पीछे रिकी को मारता है। और अब ये बात पैको को बहुत ही बुरी लगती है और वो इसकी वजह से घर छोड़कर चला जाता है। और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। केटी फैक्ट्री जाती है और लीजा घर पर रिकी का ख्याल रखती है। और फिर एक दिन लीजा केटी को कॉल कर घर पर बुलाती है और वो देखती है कि रिकी अपनी जगह पर नहीं है और वो किसी तरह से कबर्ड के ऊपर चढ़ गया था। और अब केटी उसको नीचे उतारने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो गिर जाता है। और अब केटी रिकी की बॉडी को नोटिस करती है। वो ये देखती है कि उसकी बॉडी पर टेंटिकल्स हैं। जब वो उसकी बॉडी को गौर से देखती है तो उसको पता चलता है कि ये कोई टेंटिकल्स नहीं बल्कि विंग्स हैं। और अब केटी रिकी को कवर कर देती है ताकि वो बेड से बाहर ना जा सके। और वो अपनी बेटी लीजा को मना करती है ताकि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। और अब केटी इस बात को नोटिस करती है कि रिकी के विंग्स और भी ज्यादा बड़े हो गए थे और अब वो उसकी शर्ट में भी फंस रहे थे। और अब इसीलिए केटी रिकी की शर्ट को साइड से कट कर देती है। और फिर एक दिन केटी लाइब्रेरी जाती है। वहाँ से वो बर्ड्स के बारे में एक बुक लाती है ताकि वो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। और साथ ही वो रिकी के लिए एक हेलमेट भी लाती है ताकि उड़ते हुए उसे कोई भी चोट ना आ सके। और फिर उसी रात केटी को पता चलता है कि वो एक लॉटरी जीत गई है। और फिर अगली सुबह वो रिकी और लीजा के साथ शॉपिंग पर जाती है। और अब शॉपिंग के दौरान केटी और लीजा का ध्यान रिकी पर से हट जाता है और उधर रिकी उड़ने लगता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और वो दोनों रिकी को ढूंढने लगती हैं और वहाँ पर लोग रिकी को देखकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसा बर्ड कभी नहीं देखा था। और वहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा था कि ये कोई टॉय है और ये सुपरमार्केट की कोई स्ट्रेटजी है। और अब स्टोर वाले सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्टोर को खाली कर देते हैं
और इसके बाद सुपरमार्केट की लाइट्स को ऑफ कर रिकी को नीचे लाया जाता है और रिकी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है ताकि डॉक्टर इस चीज को चेक कर लें कि रिकी को कोई चोट तो नहीं आई। और अब डॉक्टर्स केटी से मिलकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। रिकी एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है और वो रिकी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो केटी की परमिशन के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। पर केटी डॉक्टर को मना कर देती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि वो रिकी को कब तक घर लेकर जा सकती है। डॉक्टर केटी को कहता है कि रिकी हॉस्पिटल में ही ज्यादा सेफ है, लेकिन केटी इससे भी मना कर देती है। इसके बाद केटी रिकी को हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से घर ले जाती है क्योंकि मेन डोर पर मीडिया और पुलिस आए हुए थे। और फिर अगली सुबह पैको केटी से मिलने आता है और वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। लेकिन लीजा पैको के आने से ज्यादा खुश नहीं थी। वो ये सोचती थी कि पैको के आने से वो और उसकी मॉम दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। इसके बाद पैको रिकी से मिलने आता है और वो तेजी से हवा में उड़ता है जिससे उसको काफी ज्यादा चोट आती है और फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने घर पर ही आ जाता है। अब डॉक्टर केटी को बताता है कि वो ऑपरेशन से रिकी के विंग्स को हटा सकते हैं, लेकिन इससे रिकी को बहुत ज्यादा पेन होगा। और डॉक्टर केटी को बताता है कि इस तरह रिकी का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसी रात लीजा खुद से रिकी के विंग्स को काटने लगती है, लेकिन वहाँ पर पैको आ जाता है और वो ये देखकर फौरन वहाँ से अपने बेड पर चली जाती है। और अब पैको केटी से कहता है कि वो रिकी के बदले मीडिया से बहुत ज्यादा पैसे ले सकते हैं। पहले केटी इस बात को मना कर देती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो पैको की बात को मान जाती है। और फिर अगली सुबह केटी और पैको रिकी के पाँव पर रस्सी बांधकर उसको उड़ने देते हैं ताकि सब लोग उसको देख सकें। लेकिन गलती से केटी से वो रस्सी छूट जाती है और रिकी उड़ता हुआ दूर जंगलों में चला जाता है। और अब केटी और पैको बहुत ज्यादा परेशान थे। वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन रिकी वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। और अब काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रिकी का कुछ भी पता नहीं चलता। और केटी को अब भी ऐसा लगता था कि रिकी वापस आ जाएगा, लेकिन पैको उसको समझाता है कि रिकी बगैर खाए पिए इतने दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता, वो अब तक मर गया होगा। और अब केटी एक दिन सुसाइड करने के लिए उसी लेक के पास जाती है जिस लेक के पास से रिकी उड़कर जंगल में चला गया था, लेकिन रिकी वहाँ पर उड़ता हुआ आ जाता है और अब उसके विंग्स और भी ज्यादा बड़े हो गए थे। और रिकी को अपने सामने देखकर केटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है, लेकिन रिकी वहाँ से उड़ जाता है और केटी फिर से दोबारा अपने घर आ जाती है और लीजा और पैको को घर आकर गले लगाती है। और अब केटी शायद इस बात को समझ गई थी कि रिकी दोबारा उसके पास नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि केटी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश थी और वो अब प्रेग्नेंट थी और ये सब रिकी की वजह से हुआ था, जो उनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।